हेलो वेलकम एवरीवन, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास से क्या होता है कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़्यादा होता है और हम जो फोकस करेंगे उसी बिंदु पर फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो हम पहले बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। तो पहले ही बात है कि वृद्धि और विकास में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, वृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि जो होती है वह होती है आपका मात्रात्मक परिवर्तन। क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये पहली बात तो ये है। दूसरा, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही चलता है, एक निश्चित समय तक ही चलता है, साथ निभाता है विकास का। लेकिन हालांकि शुरुआत तो दोनों साथ ही साथ होता है, लेकिन एक निश्चित समय तक ही वृद्धि बढ़ती है। वृद्धि से आशय है मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मात्रात्मक परिवर्तन, वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। बात सही हो गया, इसमें कोई ये नहीं। और यह निश्चित समय तक चलता है और ये विकास का एक स्टेप है। बहुत कुछ सुनते जाइएगा ना तो भी आपको याद होता चला जाएगा। यहाँ सिर्फ रिवीजन टाइप का होगा। तो आप अगर सुन भी रहे हैं तो काफ़ी है, बस सुनते जाइए, रिवीजन करते जाइए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे होगा आप लोग के लिए पहले दूसरा कि विकास से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल अगर पूछा जाता है ना तो ये विकास, वृद्धि और विकास में, तो आपसे विकास से ही पूछा जाएगा, डेवलपमेंट से ही पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये पूछा जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो विकास क्या केवल मात्रात्मक होता है या विकास केवल क्या गुणात्मक होता है या विकास दोनों होता है। तो देखिए, विकास जो होती है ना वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। ये मात्रा में भी इसको हम माप सकते हैं और गुण में भी परिवर्तन इसमें देखने को तो मिलता ही मिलता है। तो ये गुणात्मक भी होती है और मात्रात्मक भी होती है। तो विकास के बारे में अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा कि विकास ना तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन है और ना ही गुणात्मक परिवर्तन है, बल्कि ये गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। जिसमें भी दोनों वाला ऑप्शन होगा ना वही आप सही मारिएगा। पहली बात तो ये है। चलिए और इसके बारे में, विकास के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो विकास है ना, ये विकास आपका अलग अलग संस्कृति में अलग अलग होता है। यानी विकास जो होता है वह सांस्कृतिक कारक पर डिपेंड करता है। जैसा संस्कृति होगा, जैसा संस्कृति या जैसा समाज है, वैसे ही बालक का विकास भी होगा। तो बालक का विकास में उसका परिवेश का, संस्कृति का, उसका समाज का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका भूमिका होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और अगला पूछता है कि विकास जो है वह विकास एक जो है ना कैसी प्रक्रिया है। तो ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास जो है वह विकास बहुआयामी, देखिए सब पर ध्यान दीजिएगा, बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब क्या होता है? देखिए थोड़ा राइटिंग इधर उधर होगा, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। बहुआयामी का होता है कि विकास का दो या दो से अधिक आयाम होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार होते हैं। जिसमें कि आप लोग मुख्य आयाम के बारे में सुने होंगे कि विकास का मुख्य पहला आयाम होता है शारीरिक विकास, जिसे आप फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, शॉर्टकट लिख दीजिए फिजिकल। और दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है जिसे आप संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, वह जीन पियाजे ने दिया। बहुत विस्तार से इस पर बात किया है। और तीसरा मुख्य आयाम आपका होता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? जिसको आप सामाजिक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। तो सामाजिक विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ और शारीरिक विकास हुआ। ये तीन मुख्य आयाम हुए। और भी मुख्य आयाम है। चौथा मुख्य आयाम जो कहा जाता है वह चौथा मुख्य आयाम है आपका संवेगात्मक विकास। वह है आपका संवेगात्मक विकास, जिसे आप इमोशनल इंग्लिश में कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात संवेग के विकास से संबंधित होता है। संवेग का अर्थ होता है मनुष्य की जो उत्तेजित अवस्था होती है ना, उसे ही संवेग कहते हैं। तो इन संवेग का उदाहरण अगर आपसे पूछे तो डर क्या संवेग है ना, भय भी कह सकते हैं आप इसको। क्रोध क्या है? क्रोध भी एक क्या है? जिस संवेग है। और ये दुख क्या है? जिस संवेग है। बच्चा तीन मुख्य संवेग के साथ जन्म लेता है। और तीनों मुख्य संवेग कौन कौन होता है जी? तो वो आपका हो गया डर, है ना, क्रोध
और दुख, ये तीन मुख्य संवेग के साथ बच्चा का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और संवेगात्मक विकास के बाद एक और विकास को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नैतिक विकास। लेकिन ये चारों तो मुख्य है। कौन कौन है भैया? तो पहले तो हो गया आपका शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट, या संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या मेंटल डेवलपमेंट भी इसे कह सकते हैं, मानसिक विकास से भी इसे कह सकते हैं, और संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट। इन चारों को तो आप अलग कर ही नहीं सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन विकास के सही विकास को समाहित करता है, तो ये इन चारों को जरूर शामिल कीजिएगा। बाकी अगर कोई होगा तो वह एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर वह गलत हो जाता है, लेकिन ये चार तो होना ही चाहिए। अगर ये चार को छोड़कर कुछ है तो वह गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब होता है कि विकास क्या है, कई आयाम है। तो विकास को हम बता दिए कि विकास क्या है जी, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ये पूछा है कि विकास क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ये कथन बिल्कुल बिल्कुल सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम विकास के बारे में जानते हैं। विकास जो होता है वो आपको तो पता ही कि विभिन्न कल्चर पर डिपेंड करता है। विकास सामाजिक अंतः क्रिया, जैसा समाज होता है खास करके वैसा ही विकास बालक का होता है। अब इसमें जो विकास के बारे में और है कि विकास का जो दिशा होती है ना, वह विकास का मुख्यतः दो दिशा होती है। दो दिशा मुख्य होता है, उससे दो से अधिक दिशा भी होती है, जिसमें कि विकास को हम कह सकते हैं कि विकास जो है वह क्या है, बहुदिशीय प्रक्रिया है। बहुदिशीय प्रक्रिया है। ये भी कई बार सवाल आया है ऑनलाइन में कि विकास एक बहुदिशीय प्रक्रिया है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। या इसी में कह दिया कि बहुदिशीय की जगह दिखाएगा कि विकास एकल है ना, एकल दिशीय प्रक्रिया नहीं है, एकल दिशीय नहीं होता है। तो नहीं अगर जोड़ दिया ना, नहीं अगर जोड़ दिया, मेन है नहीं जोड़ दिया तो भी वही बात हुआ कि यह बहुदिशीय होता है। एक एकल दिशीय नहीं होता या एकल आयामी नहीं होता, बहुआयामी होगा ना जी। जैसे उसी तरह से एकल दिशीय नहीं है तो बहुदिशीय होता है। अब ये दो दिशा मुख्यतः विकास के बारे में लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, और वह दो दिशा है। एक होता है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे तो होता ही है, लेकिन ये सीधा लाइन देना ना विकास के बारे में सही नहीं होगा। आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि विकास जो होता है ना वो स्पाइरल होता है। विकास स्पाइरल होता है। तो विकास जो स्पाइरल होता है तो वह विकास को, पहले बात है कि विकास क्या होता है, विकास रैखिक नहीं होता है। विकास जो है वह रैखिक प्रक्रिया नहीं है, या रैखिक नहीं है। रैखिक का मतलब क्या हुआ जी? रैखिक का मतलब हुआ लीनियर। विकास जो है वह लीनियर नहीं है। विकास लीनियर नहीं है। तो जब लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं, लीनियर का मतलब देखिए हम आपको समझा देते हैं कि लीनियर का क्या अर्थ होता है। लीनियर का मतलब हुआ ये वाला बात, ये ऐसे, ये जो सीधा दिख रहा है ना, ये सीधा, ये लीनियर होता है ना, और ये सीधा सीधा जो कोई भी होगा वो लीनियर होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं क्या, विकास एक स्पाइरल है, घुमा घुमा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि विकास जो होता है ना वह सर्पिल होता है। विकास की दिशा सर्पिल होती है और अर्थात वृत्तीय भी आप बोल सकते हैं कि यह वृत्तीय होती है ना, या सर्पिल होती है, दोनों कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको स्पाइरल बोलते हैं। पहली बात तो ये विकास के संबंध में ये बात आपको समझ में पता चल गया। उसके बाद विकास के बारे में और इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछता है सीटेट में, वह यह पूछता है कि विकास की जो दिशा होती है ना, विकास की दिशा जो होती है, हमने कहा सर्पिल तो होती ही है, लेकिन विकास की जो मुख्य दिशा होती है ना वह होती है ऊपर से नीचे। यह ऊपर से नीचे होती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होती है। विकास की दिशा क्या होती है जी? ऊपर से नीचे होती है। जिसे ऊपर में क्या होता है जी? ऊपर में तो सिर होता है, तो ऊपर सिर होगा, तो सिर से पैर तक। विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर तक। इसी सिर से पैर तक को हम हमने क्या, मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया सीफालोकोडल का नाम दिया, सीफालोकोडल। बस आप सुनते चले जाइए, ये सिर्फ नाम ही सुनिएगा ना, सवाल आएगा ना तो अपने आप आपका आंखें खुल जाएगा। तो इसे सीफालोकोडल कहते हैं, या हिंदी में से शीर्षाभिमुखी कहते हैं, शीर्षाभिमुखी कहते हैं। तो शीर्षाभिमुखी आ जाए या सीफालोकोडल आ जाए या सिर से ऊपर तक का आ जाए, सबका मतलब एक ही होता है।
अब हमने कहा कि ये तो विकास की दिशा होती ही है ऊपर से नीचे, साथ में विकास की जो दिशा होती है ना वह मध्य से बाहर की ओर भी होती है, मध्य से बाहर की ओर होती है। ये मध्य में है, यहाँ से बाहर की तरफ होगी, तो इसका नाम दिया। ये भी एक पूछा जाता है कि क्या विकास के संबंध निम्नलिखित में से क्या सही है, तो केंद्र से बाहर की तरफ होती है। विकास की दिशा या विकास की गति केंद्र से बाहर अगर लिखा हुआ तो सही होगा, केंद्र से बाहर की ओर। या आप कह देगा तो मध्य से बाहर भी कहे या परिधि भी बोलेगा ना तो भी सही होगा। तो मध्य से परिधि की तरफ होती है या केंद्र से बाहर की तरफ होती है। और ये मध्य से परिधि की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास की दिशा होती है ना, गति की दिशा, उसमें आपसे इसका एक नाम दिया गया है जो बहुत बार पूछा है, और उसे कहते हैं अधोगामी विकास। उसे क्या कहते हैं? अधोगामी, है ना। तो अधोगामी उसे कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? अधोगामी। इसको याद रखिएगा आप लोग, अधोगामी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधोगामी। तो अधोगामी या इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोक्सीमो डिस्टल, इसको बोलते हैं। प्रोक्सीमो डिस्टल कहिए या अधोगामी कहिए, तो यही बात हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अगर इसमें उदाहरण देके कहीं पूछेगा कि कोई बच्चा का जो है ना, पहले वह किसी बॉल को पकड़ता है, बॉल को फेंकता है, फिर बॉल को स्विमिंग करता है ना, या पहले वह कलम पकड़ना सीखता है, फिर कलम से लिखना सीखता है ना, लिखने से पहले कलम पकड़ना सीखता है। तो इस तरह की जो विकास की जो बातें हैं, जो विकास की जो सिद्धांत है, वह उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा अधोगामी। वह क्या हो जाएगा? अधोगामी। और वहीं अगर बात फुटबॉल खेलने की आती है ना, पैड से, तो वह क्या हो जाएगा? जो शीर्षगामी हो जाएगा, अर्थात वह ऊपर से नीचे की तरफ विकास की वह बात कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको हम समझा रहे हैं, चलिए समझते जाइए। और विकास में और भी सवाल जो आता है तो वह विकास के सिद्धांत से आता है। वो आता है आपका विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, मेन सिद्धांत पर जिससे सवाल बनता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से हम सवाल आता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये रिवीजन क्लास है इसलिए ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। बस रिवीजन करते जाना, जो पढ़ा होगा ना उसके लिए बिल्कुल रिवीजन टाइप का हो जाएगा। जो नहीं भी पढ़ा है फिर भी वो इस तरह से रिवीजन कर लेता है ना, तो वही काफी, क्योंकि हम जो शामिल कर रहे हैं वह शामिल कर रहे हैं आपको वही क्वेश्चंस, वही बातें जो आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। आप नहीं विश्वास है तो उठा के किसी भी पेपर का ऑनलाइन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि विकास का सिद्धांत क्या है। देखिए पहला जो विकास का सिद्धांत है ना, वह विकास का सिद्धांत है आपका विकास के समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अब समान प्रतिरूप का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विकास के जो है ना समान क्रम का सिद्धांत, समान क्रम का सिद्धांत भी लिखा हुआ है ना, क्रम का सिद्धांत, तो भी वही बात हुआ। समान प्रतिरूप कहिए या क्रम कहिए, शब्दों का हेरफेर है, बात एक ही है। अब ये कहता क्या है? तो ये सिद्धांत बताता है कि विकास जो होती है ना एक समान प्रतिरूप का पालन करता है। अर्थात जो बालक होता है ना उसकी जो विकास होती है वह एक निश्चित क्रम में होता है ना, उल्टा पुल्टा नहीं होता। उसका एक निश्चित क्रम है, उसका एक निश्चित सीक्वेंस है या ऑर्डर है। तो वह जो ऑर्डर होती है, तो क्या मतलब हुआ? ऑर्डर का मतलब हुआ कि कोई अगर बालक है और ये बालक जो है पहले क्या करेगा? पहले बालक बैठना सीखता है, फिर बैठना सीखने के बाद बालक क्या करेगा? घुटनों के बल चलना सीखता है, और घुटनों के बल चलने के बाद बालक क्या करता है? वह किसी के सहारे या किसी वस्तु के सहारे या दीवार के सहारे या उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको कोई आदमी उसको फिर खड़ा करना सिखाता है। जब बच्चा खड़ा होना सीख जाता है उसके बाद बच्चा अपने आप दौड़ना सीखता है। पहले देखिए दौड़ता है बच्चा, यानी तेजी से चलना सीखता है बच्चा। तेजी से चलने का मतलब हुआ कि बच्चा भी बैलेंस नहीं बनाया इसलिए तेजी चलता है। जब बच्चा एक बार बैलेंस बन जाता है फिर स्लो भी चलेगा, ठीक है। अगर बच्चा स्लो चला है ना तो गिर जाएगा तुरंत, क्योंकि उसका उतना बैलेंस अभी तक बना नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत यह बताता है कि दुनिया के किसी भी बालक जो होगा वह एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करेगा, एक निश्चित क्रम का पालन करेगा। उसी से उनका विकास की एक क्रम है, निश्चित क्रम है, जो सब दुनिया के सभी बालकों में पाया जाता है। तो ये अब पहला सिद्धांत ये हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक है ना, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से, हम बस आपको समझा रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं इसे, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। तो ये देखिए व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक जो होते हैं ना अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अर्थात विशिष्ट होते हैं। बालक क्या होते हैं, अपने आप में विशिष्ट होते हैं। दुनिया का कोई भी बालक को, अगर आप कोई भी बालक दूसरे बालक से जो है ना सेम टू सेम नहीं मिलता है ना, सेम टू सेम नेचर नहीं होगा, सेम टू सेम विकास नहीं देख सकते आप उसमें, कुछ ना कुछ अंतर होता है। कोई बालक थोड़ा फास्ट लर्नर होता है, कोई बालक स्लो लर्नर होता है, किसी का विकास की गति तेज होती है, किसी का विकास की गति कम होती है। तो वह तो हालांकि इस पे एक दर का सिद्धांत, विभिन्न दर का सिद्धांत आ गया। यहाँ व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब यही कि हर एक बालक में जो है ना विभिन्न दर पाया, विभिन्न अंतर पाया जाता है ना। सब क्या है, यूनिक है। सारा बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, सब में अपना अपना क्या है, एक लक्षण है, अपना अपना एक क्या है, एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक पहचान है। तो वही बात करता है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो और लंबा बनेगा, बस रिवीजन करते जाइए, आप सुनते जाइए। आपसे कि आपसे ये लेना आ गया कि व्यक्तिक विकास जो है ना, विकास में अलग अलग बच्चे का विकास अलग अलग होता है। बिल्कुल सही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है विकास के दर का सिद्धांत, विभिन्न दर का सिद्धांत, है ना। तो उसको आप कह सकते हैं विभिन्न दर का सिद्धांत होता है ना, विभिन्न दर का सिद्धांत। ये दर का मतलब हुआ स्पीड से मतलब हुआ, यानी प्रत्येक दुनिया का कोई भी बालक का जो विकास होगा ना, है ना, सभी बालक का जो विकास होती है वो अलग अलग दर से होता है ना, उसमें दर अलग अलग पाया जाता है। कोई फास्ट किसी में ग्रो होता है, किसी में स्लो ग्रो होता है ना। दर जो कहिएगा एक समान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक समान दर नहीं होता है किसी भी बच्चा का, किसी भी दो बच्चे का, और न ही वह एक समान स्पीड से बच्चा जो है ना ग्रो करता है। विकास का दर अलग अलग होता है, क्योंकि आपने जाना कि अलग अलग संस्कृति में बच्चा का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो उनका सब कुछ पर प्रभाव पड़ता है, वह सब अलग अलग होता है ना। अभी हमने व्यक्तिक विभिन्नता की बात की थी, तो इसमें यह सब कारक फैक्टर है। तो ये भी आपका सही है कि विकास के विभिन्न दर होते हैं, विकास के विभिन्न जो है ना स्पीड से बच्चा बढ़ते हैं, या एक समान दर बच्चे का नहीं होता है। ये लिखा हुआ, अगर एक समान दर लिख देगा तो वह सेंटेंस गलत होगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है आपका कि विकास जो होती है ना, वह विकास एक विकास के दिशा का सिद्धांत तो बता ही दिए हैं आपको, दोनों सिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, तो वह तो इसी में आ गया। विकास के पहले ही उस पर चर्चा हो चुकी है। अब होता है विकास के एकीकरण का सिद्धांत, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। ये एकीकरण क्या होता है, एकीकरण क्या होता है जी? तो विकास का एकीकरण का मतलब हुआ इंटीग्रेशंस, यानी विकास जो होता है ना, पहले बच्चे का, किसी भी बालक का विकास का पहले बड़े अंगों का होता है, फिर छोटी अंगों का होता है, और फिर बड़ी और छोटी अंगों को मिला के विकास होता है। जैसे मान लीजिए पहले हाथ का विकास हुआ, फिर हाथ के बाद उंगली का विकास हुआ, फिर हाथ और उंगली मिला के विकास हो रहा है, और ऐसा तरह का आपका उदाहरण बना के सवाल देता है, तो वह विकास के एकीकरण के सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है विकास के, है ना, परस्पर का सिद्धांत। विकास के परस्पर का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछता है। विकास के परस्पर का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत क्या करता है जी? तो परस्पर का सिद्धांत यही बताता है कि विकास जो होती है ना, जितने भी विकास है, वह विकास क्या है, आपस में संबंधित है। वह आपस में क्या संबंधित है? अगर ये कॉग्निटिव है, ये फिजिकल है, ये जो है ना सोशल डेवलपमेंट है, ये इमोशनल है, तो सभी एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित है। एक विकास दूसरे विकास से संबंधित होते हैं, अर्थात अगर एक विकास प्रभावित होगा ना, तो दूसरा विकास को भी वह प्रभावित कर देगा। अगर फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर प्रभावित हो रहा है तो इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो सभी विकास क्या है, परस्पर संबंधित है, और ये बात कहता है विकास के परस्पर का सिद्धांत। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा सा और एक चीज देख ही लेते हैं, हालांकि वह है विकास के अंतःकरण का सिद्धांत। विकास के अंतःकरण का सिद्धांत। अब ये विकास के अंतःकरण का सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, कह रहा है, यह बताता है कि विकास जो होती है ना, विकास जो होती है ना, वह हेरिडिटी एंड
इन्वायरमेंट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। यहाँ देखिए प्रोडक्ट की बात हो रही है, अर्थात विकास जो होती है वो आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल के प्रतिफल होता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिसको आप लोग बिल्कुल मन में जहन में डाल लीजिए कि विकास में आनुवांशिकता का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना कि इन्वायरमेंट का होता है ना। यानी किसी एक को अगर ये बात कहे कि केवल विकास पर आनुवांशिकता का ही प्रभाव होता है तो ये गलत होगा, और ये बात कहे कि केवल विकास पर वो इन्वायरमेंट का ही प्रभाव होता है या इन्वायरमेंट ही उस पर प्रभावी होता है तो ये भी गलत होगा। लेकिन ये सही होगा कि विकास जो होती है वो आनुवांशिकता एवं वातावरण के अंतःकरण होता है, अंतःकरण दोनों मिला हुआ है। और ये यहाँ पर बात 50-50 का भी नहीं चलेगा कि 50-50% होती है, गलत हो जाएगा फिर आपका, ये भी गलत हो जाएगा। यहां जो है ना कोई ज्यादा कभी किसी बालक में हेरिडिटी प्रभावित करता है, किसी में एनवायरनमेंट ज्यादा उस पर प्रभावित होता है ना। तो ये गुणनफल है, इसीलिए कहा गया है कि ये गुणनफल है, ये योग नहीं है, ये एडिशन नहीं है, ये गुणनफल है। तो इस पर भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए, इससे किसी तरह का सवाल बनाया जा सकता है और पूछता है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, विकास के सिद्धांत तक ही। आगे फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, रिवीजन इसी तरह से चलेगा मेरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इस तरह से देखने के लिए, प्यार देने के लिए, और भी इसको हो सके तो शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।